हेलो, वेलकम टू डॉक्टर टॉक्स। और आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर शेमल पटेल सर। ही इज अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ में कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या ये फील्ड है, किस टाइप की स्पेशलाइजेशन और स्किल रिक्वायर्ड है और किसके लिए ये फील्ड हो सकता है, वेदर इट इज डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरापिस्ट और एनी ग्रेजुएट्स। किस तरह से करियर अपॉर्चुनिटीज है और क्या इस फील्ड का इनसाइट्स है, आज हम बात करते हैं। सर वेलकम। थैंक यू। और थैंक यू डॉक्टर संदीप, मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जी। मैं बेसिकली सूरत से हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन यानी एमबीबीएस सूरत से किया था और फिर साइकियाट्री में मैंने 2 डिग्रीज ली थी। एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कहते हैं, वो यहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से, और डीएनबी जो कहते हैं डीएनबी साइकियाट्री, वो केजे सोमैया हॉस्पिटल मुंबई से। और अभी पिछले 6 महीने से मैं जिप्स हॉस्पिटल अहमदाबाद में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट की तरह सर्विस दे रहा हूँ। तो ये जिप्स सर क्या जी। है? जिप्स यानी गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल साइंसेस। ये अहमदाबाद में बेस्ड एक ग्रुप प्रैक्टिस है जिसमें ऑलमोस्ट 15-16 साइकियाट्रिस्ट हैं और 10 to 15 साइकोलॉजिस्ट भी है, जो पैन अहमदाबाद एंड अहमदाबाद के आजू बाजू के एरियाज में मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, व्हाट इज मेंटल हेल्थ? जी। सो मेंटल हेल्थ, जो काफी लोगों को गलतफहमी होती है कि मेंटल हेल्थ यानी अगर कोई बीमारी नहीं है तो उसको हेल्थ कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेंटल हेल्थ को ऐसे डिफाइन करती है कि इट इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग, यानी एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहाँ पे इंसान अपने जीवन के जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है, उसका अच्छे से सामना कर पाता है, अपने पोटेंशियल, अपनी काबिलियत का पूरी तरह से उपयोग कर पाता है, अच्छे से चीजें सीख पाता है, अच्छे से काम कर पाता है और अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में एक मीनिंगफुल योगदान दे पाता है। इस स्थिति को WHO मेंटल हेल्थ कहता है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ तो जरूरी नहीं है कि मुझे डिजीज होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, Like- आपने बहुत सही बात की। काफ़ी लोगों को यही डाउट होता है कि अरे! मैं थोड़ी पागल थोड़ी ना हूँ, मैं क्यों जाऊँ साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास? बट ऐसा नहीं है। थोड़ा भी अपना पोटेंशियल बढ़ाना है, थोड़ा अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, तो भी आप साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। ओके, तो ये और कौन-कौन से ऐसे कॉमन मिथ्स जी, है जी, मेंटल हेल्थ में जो जी। आपने ऑब्जर्व किया? काफ़ी सारे हैं, आई थिंक पूरा वीडियो उसके लिए अलग से लग जाएगा स्टिग्मा के लिए। लेकिन जो मेन है, एक रहता है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मानसिक बीमारी मतलब पागलपन। हुँ। तो ऐसा नहीं है। तो पहले पागलपन शब्द से मुझे बहुत ही ऐसा दुःख होता है कि आप पागल किसी को कैसे कह सकते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जो है उसमें बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं। हुँ। कुछ तकलीफ़ें ज़्यादा होती है, कुछ तकलीफ़ कम होती है, अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे बड़ा स्टिग्मा यही है कि मानसिक बीमारी है यानी कि पागल है, तो ऐसा हुँ। नहीं है। दूसरा स्टिग्मा जो काफ़ी लोग सोचते हैं कि मानसिक बीमारी उन्हें होती है जिनका विल पावर कमज़ोर है या तो जिनकी बुद्धि की क्षमता कम है। तो ऐसा भी नहीं है। हम लोग काफ़ी, मैं जितने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हमने इतने सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है हुँ। कि जो जब उनकी पीक पे होते हैं तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ में अव्वल है। हुँ। लेकिन जब ये मानसिक तकलीफ हो गई, तो ओके। धड़ाम से गिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विल पावर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है तो बस सब ठीक ओके। है। ओके, तो करंट सिनेरियो अभी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस में इंडिया में क्या देखते हैं आप? क्या? जी। सो धीरे-धीरे, जैसे आपको भी पता है, जैसे-जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है, लोगों लोगों में थोड़ी-थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है, पॉलिसीज़ भी सरकार चेंज कर रही है, तो उसकी वजह से एक जो अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, वो धीरे-धीरे करके बढ़ रही है। अभी भी दिल्ली दूर है अपने लिए, हुँ। लेकिन जहाँ तक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस की बात करें तो 2 सबसे बड़े जो पिलर है, वो है एक साइकियाट्रिस्ट, यानी कि जो एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ में स्पेशलाइज़ेशन किया है, और दूसरे होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स या दूसरे साइकोलॉजिस्ट भी जो अलग-अलग प्रकार के एरिया में हुँ। एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो ये मेन एरियाज़ हैं कि जहाँ पे लोग अपनी तकलीफ़ों के लिए जनरली जाते हैं। बट मेंटल हेल्थ की जो फील्ड है वो वैसे बहुत ही वास्ट है। साइकियाट्रिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकियाट्रिक नर्सेज हो गए, ओके। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए,
साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स हो गए, ये तो मैं जो Okay. तुरंत उंगली पे गिना सकता हूँ उतने हैं, और भी बहुत सारे हैं। ओके, तो मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं है, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मेरा हेल्थ केयर का ग्रेजुएशन होना ही चाहिए इसमें। नॉन बिल्कुल हेल्थ केयर बैकग्राउंड से कौन कौन से फील्ड, ये अभी आपने जो कहा उसमें से नॉन हेल्थ केयर बैकग्राउंड की कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी? जी, तो जैसे कि साइकियाट्रिस्ट हो गए, वो एक मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। साइकियाट्रिक नर्सेस जो हो गए, जो साइकियाट्रिक में नर्सिंग का काम करते हैं, वो एक बीएससी नर्सिंग करके हेल्थ केयर के बैकग्राउंड में आ गए। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं वो ज्यादातर बीए करके आते हैं, तो बैचलर्स इन आर्ट्स करके आते हैं, तो दैट इज अ नॉन मेडिकल Non-medical. बैकग्राउंड। हाँ, साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, साइकियाट्रिक सोशल वर्क हो गया, ये भी ज्यादातर बीए या हाँ, बीएससी करके बाद में उन्हें इस फील्ड में एंट्री जनरली दी जाती है, तो वो भी एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड हो गया। हाँ, बैचलर में एक कोर्स है, आई थिंक बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बीएसडब्ल्यू जी एमएसडब्ल्यू का जी कोर्स, जी तो वो करने के बाद भी लोग इस फील्ड में आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो सोशल वर्क रहता है, तो मेडिकल सोशल वर्क जिसे कहते हैं, उसी में फिर अलग से स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हैं, जिससे आप फिर साइकियाट्रिक सोशल वर्कर की तरह काम कर लेते हैं। बेसिक फंडा सेम रहता है, बट आप ज्यादा स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ की फील्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो व्हाट आर डिफरेंट एजुकेशनल पाथवेज फॉर मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो मैं खुद जिसमें से गुजरा हूं, तो मैं मेरी बात कर लेता हूं पहले, कि अगर आपको साइकियाट्रिस्ट बनना है तो सबसे पहले तो आपको एमबीबीएस करना है। एमबीबीएस के बाद आप या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकियाट्री कर सकते हैं, या तो आप एमडी इन साइकियाट्री कर सकते हैं, या तो आप डीएनबी साइकियाट्री कर सकते हैं। ये मेजर 3 जो ऑप्शंस है वो है। साथ में उसी तरह से आयुष फील्ड्स में भी साइकियाट्री में मेंटल स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपने बीएएमएस किया या बीएचएमएस किया, तो उसके बाद भी आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। ओके, बट साथ में साइकियाट्री में जैसे हो गया कि साइकोलॉजिस्ट हो गए, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो जनरली पहले बीए करते हैं, बीए साइकोलॉजी करते हैं, उसके बाद वो एमए साइकोलॉजी करते हैं, उसके बाद या तो वो एमफिल करते हैं या तो पीएचडी करते हैं। ओके, अगर वो आरसीआई यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्य कोर्स करते हैं, तो उन्हें रिकॉग्नाइज्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट मिल जाती है। ओके, मान लीजिए क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं करना है, तो रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी के लिए भी सिमिलर डिग्रीज रहती हैं, तो वो भी कर सकते हैं। एंड साथ में दूसरे अलग अलग साइकोलॉजी की ब्रांचेस भी है, तो जैसे स्पेशल काउंसलर्स होंगे, हो गए स्कूल्स में जो सर्विस देते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, तो फिर वो एकदम ही वास्ट सब्जेक्ट्स है कि जैसे साइकोलॉजी में क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। एंड मैं बात करूँ साइकियाट्रिक नर्सेज की, तो साइकियाट्रिक नर्सिंग में भी ऐसा है कि पहले बीएससी नर्सिंग करते हैं आप, उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग करते हैं। अभी एमएससी नर्सिंग ही सीधा साइकियाट्री में स्पेशलाइजेशन हो सकता है, या तो अलग से आप अगर एमएससी नहीं करना है तो बीएससी के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं साइकियाट्रिक नर्सिंग में, तो उस हिसाब से फिर आपको मेंटल हेल्थ में जॉब्स मिल जाएंगे। ओके, जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट? जी। मतलब किस प्रॉब्लम के लिए मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है जी और किसके लिए साइकियाट्रिस्ट के जी पास? बिल्कुल। तो मैं ये ऐसे कहता हूँ, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होती है जनरली, साइकियाट्रिस्ट कौन है साइकोलॉजिस्ट कौन है। हम कहते हैं कि वो एक ही बाइक के आगे पीछे के व्हील है, दोनों का अपना अपना काम है, लेकिन दोनों जरूरी है ना। हाँ, बराबर। तो साइकियाट्रिस्ट जो हो गए वो मेडिकल डॉक्टर हो गए बेसिकली। इन्होंने एमबीबीएस किया है, एमबीबीएस के बाद साइकियाट्री में स्पेशलाइजेशन किया है, तो मेडिकल डॉक्टर जो साइकियाट्री या मेंटल हेल्थ में स्पेशलाइज कर रहे हैं उन्हें हम साइकियाट्रिस्ट कहेंगे। साइकियाट्रिस्ट जो रहते हैं उनका मेन काम रहता है डायग्नोसिस, यानी कि कोई भी तकलीफ है, बीमारी है, तो उसका निदान करना, और उस बीमारी को ठीक करने के लिए या कंट्रोल में करने के लिए या मैनेज करने के लिए दवाइयाँ और दूसरी दूसरी जो सारवार पद्धतियां रहती है उसे प्रिस्क्राइब करना। तो जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने का काम है वो मेनली साइकियाट्रिस्ट का है। साइकोलॉजी में एक स्पेसिफिक सब टाइप रहता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो भी ज्यादा पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, तो उनके पास एक तो डायग्नोसिस का एक्सपर्टीज रहता है जैसे साइकियाट्रिस्ट का रहता है, और उसके बाद जो थेरेपीज रहती है जिसे हम कॉमन भाषा में काउंसलिंग कहते हैं, उसे हम साइंटिफिक भाषा में साइकोथेरेपी कहते हैं। तो थेरेपी जो है वो जनरली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का विषय रहता है। तो
दवाई चाहिए तो साइकेट्रिस्ट, थेरेपी Therapy. काउंसलिंग चाहिए तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दोनों ही डायग्नोसिस करते हैं, दोनों ही मानसिक बीमारियों की एक्सपर्टीज रखते हैं। So what is this for? Means हमने काफी इस फील्ड में तो बात कर ही लिया है। आपने जैसे बताया कि डिफरेंट एजुकेशनल पाथवेज में कौन क्या क्या कर सकता है। पैरामेडिक के लिए क्या कुछ कोर्सेज या पैरामेडिकल जो भी टेक्नीशियंस होते हैं मेंटल हेल्थ में, उस फील्ड में क्या क्या ऐसे पाथ आप देखते हैं या जी। करियर? तो अगेन मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि मान लीजिए आप एमबीबीएस ग्रेजुएट है या आप एमबीबीएस स्टूडेंट है और आपको मेंटल हेल्थ में जाना है, बट शायद आपको वो कमिटमेंट नहीं देना है कि मैं फुल टाइम एक साइकेट्रिस्ट की तरह काम करूँ। तो उसमें भी जैसे आप अगर एक एमबीबीएस ग्रेजुएट की तरह आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जनरल प्रैक्टिस में भी आपके पास जो पेशेंट आएंगे उनमें काफियों को किसी ना किसी प्रकार की मानसिक समस्या होगी। तो अगर आपने उसमें कुछ एक 6 महीने का 12 महीने का ऑब्जर्वरशिप या फेलोशिप कर लिया है, तो उससे आपकी एक एक्सपर्टीज लेवल बढ़ जाएगी। तो जब वो पेशेंट्स आपके पास आएंगे तो आप एक तो अच्छे से उसे आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, आप उन्हें उस पे एडवाइस भी दे पाएंगे और अगर जरूरत लगी तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास उन्हें रेफर भी कर सकते हैं। सिमिलरली साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया, तो उसमें जो नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग है उसमें जो बेसिक्स है वो सेम है, दोनों में जो फंडा है, प्रिंसिपल्स है वो सारे सेम है। बट एक साइकेट्रिक नर्स जो रहते हैं उन्हें एक साइकेट्री के पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, उसमें कुछ कुछ जो छोटी छोटी बातें रहती है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें उनका एक्सपर्टीज रहता है क्योंकि उसमें उन्हें अनुभव मिल जाता है। सिमिलरली अगर मैं पैरामेडिक्स की बात करूं तो जैसे पैरामेडिक्स में एम्बुलेंस के ऑपरेटर्स हो गए जो काफी बार इनवॉलंटरीली पेशेंट्स को लेने जाते हैं, तो उन्हें भी एक जो सेंसिटिविटी है, एक एम्पैथी है कि एक मानसिक बीमारी से गुजरने वाले व्यक्ति के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उन्हें शांत रखना है। कभी अक्यूट अगर क्राइसिस में कोई पेशेंट का कॉल आ गया है तो उसके साथ कैसे डील करनी है, तो एकदम जो एक सूझबूझ के साथ डील करनी है उसमें उन्हें मदद मिल सकती है। मतलब मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट जी में अगर हेल्थ केयर में किसी भी लेवल पे किसी भी डेजिग्नेशन या किसी भी स्पेशलिस्ट हूँ किसी भी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट के बारे में कुछ सीखता हूँ, जानता हूँ, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इट विल डेफिनेटली हेल्प इन माय डे टू डे हेल्थ केयर प्रैक्टिस। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने टू डील अ पेशेंट सक्सेसफुली, पेशेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट में कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ओके, तो ये मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट सिर्फ उसमें काम करने वालों लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, पर बाकी प्रोफेशनल्स भी जी इसको अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी जैसे मैं एग्जांपल दूं कि फिजियोथेरेपी के जो ग्रेजुएट्स रहते हैं, हाँ फिजियोथेरेपी में तो एज सच मेंटल हेल्थ का उतना रोल नहीं होता है, लेकिन फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में हमेशा से साइकेट्री के लेक्चर्स भी होते हैं और उन्हें साइकेट्री के वार्ड में आके पोस्टिंग भी अटेंड करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी जो पेशेंट्स के साथ डील करना है, वो जिन पेशेंट से डील करेंगे वो बहुत एक्सीडेंट के बाद या स्ट्रोक के बाद रिहेबिलिटेशन के लिए आए हैं, जिन्हें बहुत सारी दर्द हो रहे हैं, उनकी हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तो वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल समय होता है। लेकिन फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को भी इसी वजह से मैं मानता हूँ कि मेंटल हेल्थ में थोड़ा एक्सपोजर देते हैं ताकि वो उन पेशेंट्स के साथ ज्यादा अच्छे से डील कर पाए। डील कर पाए, जी उनको मोटिवेट करना। जी बिल्कुल। ओके, नाउ व्हाट आर career insights and specializations around mental health? ओके, अगेन बहुत ही रेलेवेंट है सवाल, लेकिन बहुत मैं उसको ज्यादा एक्सपांड नहीं करूंगा। स्कोप क्या क्या है मेंटल हेल्थ में? जैसे जैसे पॉलिसीज बदल रही है, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे सोशल मीडिया की चैलेंजेस बढ़ रही है, इन जनरल 21st सेंचुरी का जो एक बोझ है वो हम पे ज्यादा आ रहा है। एक चीज तो क्लियर है कि लोगों को थोड़ी थोड़ी करके दिक्कतें बढ़ ही रही है, और जितना ज्यादा जल्दी पता चलेगा उतना ज्यादा जल्दी वो डॉक्टर्स के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास आ पाएंगे। तो स्कोप तो बहुत है। आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, इवन मेंटल हेल्थ में भी अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपर्टीज बढ़ाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे काफी सारे साइकेट्रिस्ट रहते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर बीमारी में ही
ज्यादा हाँ। एक्सपर्टीज प्राप्त करते हैं, वो सिर्फ वही पेशेंट देखते हैं, कोई और आया तो नहीं देखते। जैसे मैं खुद चाइल्ड के पेशेंट्स जो बच्चे रहते हैं काफी बार आते हैं, तो मैं नहीं देखता, मेरा उतना एक्सपर्टीज नहीं है। तो Okay. मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उस फील्ड में, तो मैं उनके पास रेफर कर देता हूँ, क्योंकि पेशेंट्स की कमी नहीं है और डॉक्टर्स बिना मतलब पेशेंट को गलत दवाई दे के ज्यादा डीले करें, उससे अच्छा है कि जल्दी से, अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो आप कीजिए, नहीं है तो रेफर कर दीजिए। सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो भी काफी बार स्पेसिफिक एरियाज में ही फोकस करते हैं। जैसे काफी साइकोलॉजिस्ट रिलेशनशिप इश्यूज पे ही फोकस करते हैं, काफी है जो डी एडिक्शन यानी कि व्यसन मुक्ति पे फोकस करते हैं, काफी है जो यंग और टीनेज बच्चों की जो दिक्कतें रहती है, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग किड्स की, तो उसमें ज्यादा फोकस करते हैं। तो Okay. द स्काई इज द लिमिट। अगर आपने मेंटल हेल्थ में कोई भी ग्रेजुएशन या क्वालिफिकेशन ली है, तो आपके पास इनफ टाइम है, आप अपने हिसाब से आपको कौन सी चीज में रुचि है उस हिसाब से आप Okay. आगे जा Practice, सकते हैं। हाँ, जी मतलब हम इसको वी हैव अवर इनिशिएटिव ऑन डॉक्टर हैशटैग सब स्पेशलिटी फोकस। दैट इज So नाइस। I mean everybody in healthcare, if you choose a speciality focus, then your life become easy and more prosperous. I mean you can achieve more, आपका आउटकम बढ़ जाएगा पेशेंट जी का। एंड मैं वही मानता हूँ कि जैसे जो हमारा इंडिया जो है वो अभी स्पेशलाइजेशन की तरफ ही बढ़ रहा है इन जनरल, पूरी दुनिया। तो पूरा ब्रॉडली किसी चीज को पकड़ के रखने से अच्छा है कि आप एक एक चीजों में फोकस वर्क करेंगे, तो आपका भी एक्सपर्टीज बढ़ेगा और आप अच्छी सर्विस भी दे पाएंगे। Now, essential skills and competencies for health, mental health professionals. बहुत सारी है, मैं 3 ही कहूंगा मेनली। Okay. एक तो है एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरे की परिस्थिति को समझ पाना। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं अपने आप को आपकी पोजीशन में रख पाऊं और आपकी प्रॉब्लम समझ पाऊं, वो बहुत जरूरी है। सिंपैथी की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपैथी यानी दया भावना, कि आपको तकलीफ है और मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा हूँ कि अरे रे बेचारों को ऐसा हो गया, वो नहीं करना है अपने। एम्पैथी यानी मैं अपने आप को आपकी जगह पे रख के मैं उस तकलीफ को, आपकी फीलिंग को समझ रहा हूँ, तो वो बहुत जरूरी है एम्पैथी। दूसरा है एक्टिव लिसनिंग। काफी बार हम लोग जब बात करते हैं तो कर रहे हैं लेकिन घुस नहीं रहा है कुछ, क्योंकि हम लोग एक्टिवली एफर्ट नहीं डाल रहे सामने वाले को सुनने के लिए। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि कोई बोल रहा है तो हम सिर्फ राह देखते हैं कि वो बंद हो और मैं जवाब दूं सामने, तो वो जनरली नहीं करना है। एक्टिव लिसनिंग यानी खास अटेंशन से सामने वाले की बात को सुनना। और तीसरा मैं कहूंगा कि क्राइसिस इंटरवेंशन या डी एस्केलेशन। मेंटल हेल्थ में खास करके जो लोग आते हैं वो काफी बार एकदम जैसे कहते हैं ना कि घड़ा यहाँ तक भर चुका है, तो आते हैं तो सीधा फटते हैं, गुस्सा निकलेगा, रोना आएगा, या तो कुछ भी जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, तो वो अगर आप मेंटल हेल्थ में काम कर रहे हैं तो आपको फेस करना है। तो उस टाइम अपने आप को शांत रख के सामने वाले को शांत करना, जिसे हम क्राइसिस इंटरवेंशन या डी एस्केलेशन कहते हैं, वो आई थिंक मेरे लिए मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। इससे आई थिंक व्यूअर्स में जो भी लोग अपने नेचर को पहचानते हैं तो दे कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा मैं इस फील्ड में फिट हो पाऊंगा कि नहीं। जी, इफ आई एम नॉट अ गुड लिसनर आई शुड नॉट। या बट आपने अच्छी बात कही कि इससे एक इनिशियल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है लेकिन आपको लगा कि मैं अच्छा लिसनर नहीं हूँ, तो उसे ट्रेन किया जा सकता है। एम्पैथी को ट्रेन किया जा सकता है, एक्टिव लिसनिंग को ट्रेन किया जा सकता है, और क्राइसिस इंटरवेंशन या डी एस्केलेशन स्किल्स को भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है मेंटल हेल्थ में, चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। हो सकता है। या नाउ व्हाट आर current challenges and probable solutions in mental health field? आई थिंक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अभी भी, जैसे हमने इनिशियली बात की कि मिथ्स बहुत है, कि मेंटल हेल्थ में गलतफहमियां बहुत सारी है। उसी तरह से स्टिग्मा बहुत ही ज्यादा रहता है कि मानसिक तकलीफ, मानसिक बीमारी, पागलपन, गांडपन, तो ये स्टिग्मा जो है वो अभी भी इंडिया में सबसे बड़ी चैलेंज है। क्योंकि हम चाहे जितना भी एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे काफी सारे देश के ऐसे भाग हैं जहाँ पे अभी भी लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग ज्यादा जागरूक नहीं है, तो उसकी वजह से काफी बार मानसिक बीमारियों को समझ नहीं पाते वो लोग, और
फिर दूसरे रास्तों पे चले जाते हैं जहाँ बहुत परेशानियां उन्हें भुगतनी पड़ती है। वो आई थिंक सबसे बड़ी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी चैलेंज है। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा कि रिसोर्सेज इनफ नहीं है हमारे पास। जो रिसेंट 4-5 साल पहले जो एक सर्वे हुआ था उसमें पाया गया था कि ट्रीटमेंट गैप 83% है मेंटल हेल्थ इलनेसेस को लेकर, जिसका मतलब है कि जितने पेशेंट्स को मानसिक तकलीफ है उनमें से 83% को सारवार नहीं मिल पाई है। यानी सिर्फ 17% को सारवार मिलती है, बाकी किसी को नहीं मिलती। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली या कहे कि चिंताजनक जो स्टैटिस्टिक है वो है कि इंडिया में जो साइकेट्रिस्ट का नंबर है वो जो लास्ट मुझे पता है वहां तक 1.2 मैक्सिमम पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी कि 1 लाख लोगों के लिए हमारे पास सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट है। तो मतलब वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा एक गैप है। उसका एक दूसरा प्रॉब्लम वो भी है कि ज्यादातर साइकेट्रिस्ट जो है वो बड़े शहरों में सेटल होना पसंद करेंगे, गांव में क्योंकि स्टिग्मा है तो वहां पे ज्यादा उन्हें रिसेप्शन नहीं मिलता है उनके फील्ड को। तो वो भी धीरे धीरे करके सरकार चेंज कर रही है। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स है जिससे साइकेट्रिस्ट गांव में जाकर अपनी सर्विसेज देते हैं। तो होपफुली नेक्स्ट 10 इयर्स में जो है धीरे धीरे करके ये गैप कम हो जाएगा। So, what do you see on the demand side of mental health services? यस, सो आई थिंक इन द डिमांड साइड जैसे दूसरी फील्ड्स में भी है वैसे ही साइकेट्री में भी रहेगा कि लोगों को एक थोड़ा डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो काफी लोग ऐसे रहते हैं कि जिन्हें ट्रैवलिंग नहीं कन्वीनियंट रहेगा या अलग से ऑफिस में से छुट्टी लेकर नहीं आ पाएंगे। तो उनके लिए जो डिजिटल इंटरवेंशन है जैसे कि टेली कंसल्टेशन हो गया, टेली साइकेट्री हो गया, या इवन डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन उसी माध्यम से मिल जाते हैं। उसी तरह से काफी सारी एप्लीकेशंस भी आने लगी है जो स्पेसिफिक मानसिक तकलीफों के लिए है। जैसे मान लीजिए आपको डिप्रेशन है तो आपके लिए एक ऐप है कि जो आपको थोड़ा मोटिवेट करेगी, आपको मेडिटेशन सिखाएगी, आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएगी अगर एंजाइटी है तो। आई थिंक एक डिजिटल इंटरवेंशन एक ऐसी चीज है जो आगे जाके पक्का उसका डिमांड बढ़ने वाला है। एंड दूसरी चीज जो बढ़ेगी वो है कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल, यानी कि दवाई के बिना मानसिक बीमारियों की सारवार, क्योंकि काफी लोग दवाई से डर जाते हैं कि अरे मानसिक तकलीफ की दवाई लेनी है, लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, आदत पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा। एंड साइड इफेक्ट्स का हमेशा डर रहता है। पता नहीं क्यों लोगों को किडनी का बहुत डर रहता है कि किडनी को कुछ ना हो जाए। तो वो एक जो है कि मेडिकेशन के बिना ट्रीटमेंट करनी है तो उसमें एक डिमांड है आगे जाके। Good. How the resources and support systems work in mental health? सो रिसोर्सेज में अगर बात करें तो हम कहेंगे कि सरकारी जो गवर्नमेंट सेटअप, गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है, और प्राइवेट सेक्टर पूरा। गवर्नमेंट सेटअप में हर एक लेवल पे जो है सरकार अभी काम कर रही है, पीएचसी से लेकर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, यानी कि गांव की जो प्राइमरी मुख्य सारवार केंद्र रहता है वहां से लेकर टर्शियरी यानी कि शहर की जो सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल है, हर एक लेवल पे साइकेट्रिस्ट की सर्विस या तो पार्ट टाइम या तो फुल टाइम अभी अवेलेबल की गई है। सरकार ने काफी सारी दवाइयों को, जो मानसिक बीमारियों के लिए जो दवाइयां हैं उन्हें गवर्नमेंट सप्लाई के थ्रू फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया है, ताकि काफी सारे जो पेशेंट्स है जो अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हें वो दवाइयां सीधी मिल जाती है। सरकार ने भी डिजिटल एज को एम्ब्रेस करके टेली मानस करके एक पोर्टल शुरू किया है, जो साइकेट्रिक में अगर किसी को भी मानसिक तकलीफ है तो उसके लिए वो सीधा हेल्पलाइन नंबर रहता है। ऐसा है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं वीडियो के, जो टेलीमानस की हेल्पलाइन है वो, तो उसके जरिए लोग सीधा ही एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ बात कर सकते हैं। तो ये हो गया सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस किस लेवल पे क्या क्या काम कर रहे हैं। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर में आप मान लीजिए इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, फिर चाहे वो साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, ग्रुप प्रैक्टिसेस है जैसे कि मेरी है जिप्स हॉस्पिटल, सिमिलरली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट पूरी टीम अवेलेबल होती है। साथ में काफी सारे डिजिटल एप्लीकेशंस है, प्लेटफॉर्म्स है जो मेंटल हेल्थ में स्पेसिफिक सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक ये स्ट्रक्चर और रिसोर्स है जो ज्यादातर लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, थोड़ा अभी गांव में जो और रीच चाहिए वो उतना अभी नहीं है, बट वो धीरे धीरे आएगा। And what is the impact of technology and innovation in mental health? Yes, I think
टेक्नोलॉजी अभी एक बार आ गई है और अभी इसको निकाल नहीं सकते साइकेट्री में। खासकर साइकेट्री में एक इश्यू हमेशा ये रहता है कि पेशेंट काफी बार डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास आने से घबराता है, डरता है। हाँ डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसे तो इच्छा ही नहीं होगी सुबह बेड से उठने की। एंग्जाइटी का पेशेंट है तो उसे डर लगेगा कि मैं कहीं जाऊंगा और मुझे कुछ हो ना जाए। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप के पेशेंट जो साइकेट्री या साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, उनके लिए तो डिजिटल एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑनलाइन काउंसलिंग हो गया, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो गया, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन आ गया। तो वो एक उन्हें जो पहले जो लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते थे, उसे अब टेक्नोलॉजी डॉक्टर के पास पहुंचा रही है, हाँ ऐसा कह सकते हैं। हम्म, और दूसरी चीज है कि जो काफी सारी हमारी नई टेस्ट है कि बीमारियों को जल्दी से निदान कर पाना, जल्दी से कौन से लक्षण है उसको जान पाना, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी और एक्टिविटी ट्रैकर्स हो गए, तो ये सारी चीजों से काफी फायदा मिल रहा है। उसके अलावा मैं अगर साइकेट्री की बात करूं, तो साइकेट्री में हमेशा से दवाइयां और थेरेपी दो चीज रही है। तीसरा रहा था इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या ईसीटी, जिसे हम शॉक ट्रीटमेंट भी हाँ कहते हैं। शॉक ट्रीटमेंट से लोग बहुत डरते हैं कि अरे हमें तो करंट देंगे और हमें तो पागल कर देंगे, और ऐसा मूवीज में दिखाते थे कि झटके आते हैं, कुछ भी नहीं होता। ये तो मैं कहूँगा बहुत ही बड़ी मिथ है कि जो टीवीज में और मूवीज में दिखाया है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बहुत ही सेफ है और बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपकी बीमारी उस प्रकार की है या उतनी गंभीर है, तो इसके बारे में जरूर ही सोचना है। ओके ईसीटी एक चीज हो गई, बट टेक्नोलॉजी अभी और भी नई नई सारवार पद्धतियां ला रही है, जैसे कि ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन हो गया। तो यानी कि किसी भी प्रकार का करंट दिए बिना, किसी भी प्रकार का इंजेक्शन दिए बिना आप मैग्नेट से अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। तो वो भी कुछ कुछ बीमारियों में काफी असरकारक पाई गई है। तो ये मेरे हिसाब से मुझे इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि टेक्नोलॉजी सारवार में कहाँ कहाँ और मदद कर पाएगी हमें। ओके जी, that's a very good insight for mental health service and I hope कि डॉक्टर के व्यूअर्स जो भी स्टूडेंट्स है और रिसेंट ग्रेजुएट्स है, उनको एक अच्छा करियर इंसाइट मिला होगा और दे कैन प्लान देयर एजुकेशन फर्दर अकॉर्डिंगली इफ दे वांट टू प्रैक्टिस इन दिस फील्ड। सो थैंक यू वेरी मच सर एंड मिलते रहेंगे ऐसे ही डॉक्टर टॉक्स के साथ और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी।